नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज बात लोकसभा के बाद निकाय चुनाव पर। अब निकाय चुनाव को लेकर रार शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड लोकसभा की 5 सीटें जीतने के बाद अब बीजेपी की निगाहें प्रदेश की 2 विधानसभा के उपचुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है। ऐसे में जल्द ही राज्य में आगामी चुनाव संभव है और राज्य के 4 नगर निकायों में सीमा विस्तार और परिसीमन पूरा होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग यहां की मतदाता सूची पुनरीक्षण कराएगा। जो नए इलाके में इन निकायों में शामिल हुए हैं उनके निवासियों को वोटर आईडी कार्ड बनाने का काम 15 जून से शुरू होने जा रहा है। साथ ही 4 नगर निकायों में परिसीमन का काम पूरा ना होने की वजह से शहरी विकास विभाग ने इनका प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं भेजा है। लेकिन अब परिसीमन पूरा होने के बाद प्रस्ताव भेजा तो राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। और आपको बता दें कि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग 102 में से 93 जो निकायों में चुनाव की तैयारी है वो कर रहा था। और इसी बीच नगर निगम रुड़की का कार्यकाल नवंबर में तो नगर पालिका बाजपुर का कार्यकाल जुलाई में पूरा हो रहा है। और इस तरह इन दोनों को मिलाकर 95 नगर निकाय हो जाएंगे। इसके अलावा जिन 4 निकायों में वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू होने जा रहा है वहां भी इसके साथ ही चुनाव होंगे। ऐसे में कुल मिलाकर 99 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का जो कार्यकाल है पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था और इसके बाद सरकार ने एक बार फिर से बढ़ाया है इस कार्यकाल को। विपक्ष का यह भी आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव कराने से बच रही है। सवाल ये भी बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर क्यों बार बार सरकार निकाय चुनाव को टाल रही है। आखिर कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी सरकार अब तक निकाय चुनाव क्यों नहीं करा पाई। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में जीत हैट्रिक लगाने से उत्साहित बीजेपी जल्द ही आगामी चुनाव कराने की तैयारी कर रही है और इसके तहत 2 विधानसभा के उपचुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जल्द ही हो सकते हैं। इस बीच राज्य के 4 नगर निकायों में सीमा विस्तार और परिसीमन पूरा होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग यहां की मतदाता सूची पुनरीक्षण कराएगा। बता दें कि प्रदेश में कुल 99 नगर निकायों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इस बीच धामी सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से 3 माह के लिए और बढ़ा दिया। सरकार का तर्क है कि लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से ये निर्णय लेना पड़ा है। हमारे सभी कार्यकर्ता आम जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए सभी चुनावों में विश्वास हासिल करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा उत्साह के साथ और ज़्यादा विनम्र होकर काम करें। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से 1 तारीख को सभी प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हुआ था और 6 तारीख तक यानी 6 जून तक आचार संहिता प्रभावित थी। ऐसे में हमें सारे विधिक राय लेने के बाद हमारे पास एक ही विकल्प था कि हम प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएं। और आपने देखा हो कि कार्यकाल बढ़ाते हुए हमने यही कहा या तो 3 महीने या उससे पहले हम चुनाव कराएंगे, जो पहले होगा उस तक हमने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया। ठीक। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। और इसके बाद भी धामी सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव कराने से बच रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने समय रहते विकास के कोई कार्य नहीं किए, सरकार सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त रही। वहीं बीजेपी का तर्क है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से ये देरी हुई, लेकिन सरकार पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में निकाय चुनाव कराने के लिए गंभीर ही नहीं है। पहले जब निकाय चुनाव होने चाहिए थे तब हमारे विरोध के बावजूद भी जो है प्रशासक बिठाए गए, फिर भी जो है आप देखिए कि अब प्रशासकों का दोबारा से कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो कहाँ चुनाव कराने के लिए गंभीर है, क्योंकि निकायों में जो है काम ही नहीं हुए हैं विकास के, और इसीलिए जनाक्रोश को देख करके जो है बार बार निकायों के चुनाव टाले जा रहे हैं। अब मंत्री भले ही जो है कितने बड़े बड़े दावे करें, लेकिन अगर दावे धरातल पर ना उतरें और लोकतंत्र में जो है निकायों के चुनाव टालने की बात तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी समस्या थी जो चुनाव टाले गए हैं। तो बार बार जो बहानेबाजी बनाई जा रही है निकाय चुनाव को टालने के लिए, इससे साफ जाहिर है कि सरकार में हिम्मत ही नहीं है जो है निकायों में चुनाव का सामना करने का। अब देखते हैं, अगर चुनाव कराती है तो अच्छी बात है, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं और निश्चित तौर पर इन निकायों में हम भाजपा को पटकने देने का काम करेंगे। जो काम अभी हमने, जैसे ओबीसी आरक्षण का विषय था और अन्य विषय थे, उन विषयों पर जब तक राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी करके नहीं देगा तब तक जो है कि सरकार कैसे चुनाव कराएगी। सरकार ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो इस तरह के बिंदु आ रहे हैं उन बिंदुओं के कारण 3 महीने का भी प्रशासक बिठाए गए हैं और बहुत जल्दी नगर पालिकाओं के अंदर चुनाव होंगे और जनप्रतिनिधि बैठेंगे। निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव के संबंध में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार ने ये 3 महीने का प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया है, उत्तराखंड क्रांति दल लगातार इस बारे में प्रखर होकर बोलता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो जितने सरकार, जो उनकी सरकार है जो इस वर्तमान में इस प्रदेश में चल रही है, इनकी मंशा शुरू से निकाय चुनाव कराने की थी ही नहीं। ये डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार कहने के लिए तो ये जुमले थे, लेकिन ये हिम्मत नहीं करा पाई इस एक निकाय चुनाव कराने की इस प्रदेश में। और उसी का ही परिणाम है कि इन्होंने न्यायालय तक में जाके अपना एक झूठा हलफनामा दिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम जून 30 तक अपना ये निकाय चुनाव पूर्ण कर लेंगे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने एक दूसरा तरीका ढूंढा और फिर आरक्षण के नाम पे थोड़ा समय और ले लिया। और जिस तरह से प्रशासकों का जो 6 महीने का समय बढ़ा था अब वो ख़त्म हो गया है, लेकिन उन्होंने फिर 3 महीने के लिए उसको बढ़ा दिया है। तो निश्चित रूप से ये एक तरीके से फेलियर है वर्तमान सरकार का, कि इस सरकार को बताना पड़ेगा कि क्या वो कारण है जिस कारण वो निकाय चुनाव से कराने से डर रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य में अब आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार सरकार निकाय चुनाव को टाल रही है। आखिर कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी सरकार अब तक निकाय चुनाव क्यों नहीं करा पाई। सवाल ये भी बेहद महत्वपूर्ण कि क्या सरकार मौजूदा समय सीमा में भी निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में दरअसल चर्चा इस बात को लेकर कि भाई निकाय चुनाव को लेकर अभी तक लगातार विपक्ष यही कहता रहा कि जो निकाय चुनाव है वो कराने की मंशा राज्य सरकार की नजर नहीं आ रही है। इन तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच जो सत्ता पक्ष का जिक्र किया जाए तो उसका कहना है कि अब आचार संहिता जो है वो खत्म हो चुकी है, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और जल्द से जल्द चुनाव कराने की तैयारी है। हालांकि जो कार्यकाल है वो भी 3 महीने तक का प्रशासकों का बढ़ा दिया गया है। इसी को लेकर आज देवभूमि के इस दंगल में विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं आशीष नौटियाल जी और साथ ही रतनमणि डोभाल जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे आपसे कुछ देर बाद और यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। शुरुआत यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता से करेंगे, आशीष नौटियाल जी से। आशीष नौटियाल जी, भाई लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है, आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है, अब निकाय चुनाव को लेकर जो है सत्ता पक्ष पूरी तरीके से तैयारियों में जुटता हुआ नजर आ रहा है, फिर सवाल क्यों? जनता को गुमराह किए हुए अगर प्रशासक बैठता है तो अपनी बात को कोई भी आदमी जल्दी से उनके सामने नहीं रख सकता।
अगर जनप्रतिनिधि होते हैं तो जनप्रतिनिधि क्षेत्र के होते हैं, उनसे अपनी बात को आदमी तुरंत रख सकता है, उसे पता है उसे पार्षद कौन है, उसमें जाता है, बात रखता है, काम होते हैं। तो निश्चित प्रशासक रखने से जनता का बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और बहुत जल्दी आप देखिए बरसात का सीजन भी आने वाला है, बरसात आने वाली है, फिर वही पानी भरने की समस्याएं, नदियां ये नालियां जाम होने की समस्याएं, डेंगू की समस्याएं, कई बीमारियां आ जाती हैं, तो इस तरीके से कई समस्याएं होने वाली है। और जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लेट करने का काम किया था। जब 2 दिसंबर में मुझे नहीं लगता था कि कोई दिक्कत थी, अगर सरकार चाहती तो 2 दिसंबर को चुनाव होता, पर फिर भी सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखने की कोशिश करी कि हमारी स्थिति क्या होगी, जो नगर निगम के अंदर इनकी स्थिति है वो खराब थी, इन्होंने उसे सुधारने का काम सोचा कि सुधार पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने चुनाव को पीछे ले जाते चले गए। अब चुनाव नजदीक है और मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बात कहना चाहूंगा नेताओं को कि डरो मत, चुनाव में आओ। हम लोग नहीं डरते हैं, हम लोग चुनाव में लड़ते हैं। हम लोग हमेशा चुनाव, देखिए पिछली बार भी आपने हमारी हालत देखी, लोकसभा चुनाव में क्या थी, उससे पहले देखी, इस बार भी दिखा, इस बार भी आप लोग कह रहे थे कि भाई इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा, जनता सबक सिखाएगी, इस तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएं आप लोगों की तरफ से निकल के सामने आई। लेकिन नतीजे जो आए चौंकाने वाले कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, और अब निकाय चुनाव को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, उसको लेकर आप लोग कह रहे हैं कि हार का डर है, ऐसा क्यों? देखिए अभी तक जो ये चुनाव जो उत्तराखंड में जीते हैं, जो ये खुश हो रहे हैं कि हम लोग 5 सीट जीत गए, एक्चुअली 5 सीट ये नहीं जीते, ये मोदी के चेहरे पे चुनाव था। और मोदी के चेहरे पे आपको पता है हमारे यहाँ के प्रधान तक जीत गए, हमारे पार्षद जीत गए। लेकिन अब जनता ने देख लिया कि मोदी जी को जनता ने नकार दिया है। जिस अयोध्या के नाम से वोट मांगने का काम करते वहां से भी नकारे जा चुके हैं। जिस कहते थे पहले मोदी फिर योगी, आज योगी जी की क्या हालत हो गई, अपना उत्तर प्रदेश नहीं बचा पा रहे हैं, और जब से रिजल्ट आए हैं तब से सामने भी नहीं आ रहे हैं। अगर मोदी फैक्टर काम किया उत्तराखंड में तो अयोध्या में भी काम करना चाहिए था। तो आप ही ये बात कह रहे हैं कि भाई अयोध्या में मोदी फैक्टर काम नहीं किया। निश्चित देखिए उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव हुआ था, और पहले चरण में चुनाव होने के बाद जो रफ्तार हम लोगों ने पकड़ी है उसका ही नतीजा है आज ये जो रिजल्ट आया है। और ये आप भी जानते हैं, उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है, और हम लोग भी जनरली बात करते हैं लोगों से, जो जिन्होंने बीजेपी को वोट डाले उनसे भी पूछते हैं, जिन्होंने कांग्रेस को डाले उनसे भी पूछते हैं। जब हम किसी बीजेपी को, जिसने वोट डाला उससे बात करते हैं, आपने बीजेपी को वोट डाला, इसके कोई 5 या 10 कोई मुख्य कारण क्या है, तो कोई कारण नहीं, सिर्फ ये कि मोदी धर्म खतरे में, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बताएं मैडम, हमारा उत्तराखंड इतना त्रस्त है, आप देखिए महिलाओं के सम्मान में अंकिता हत्याकांड को आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा हत्याकांड होता है, महिलाओं का क्या सम्मान ये लोग करते हैं, और उस पर भी इनके नेता पकड़े जाते हैं। ठीक है, आप वीआईपी के नाम को लेकर आप लोग लगातार ये मुद्दा उठाते हुए नजर आए, लेकिन आज भी कुछ तस्वीरें सामने आई जो के न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाई उत्तराखंड की, जहां पर पानी की किल्लत की वजह से धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है, मांग करनी पड़ रही है कि भाई सरकार को जगाने की कोशिशें की जा रही हैं, वो तमाम तरकीबें जो हैं निकाली जा रही हैं कि भाई बाल्टी को बजा बजा कर ये कहा गया कि शायद सत्ता पक्ष तक, राज्य सरकार तक वो आवाज जाए और इस समस्या का समाधान निकलकर सामने आए। तो स्थितियां हैं, जमीनी हकीकत जो है फिलहाल नजर आ रही है। और आज की डेट पे अगर कोई उगता सूरज है तो वो कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, और डूबता कोई है तो वो भाजपा। ये साफ साफ दिखता है कौन ऊपर आ रहा है, कौन नीचे आ रहा है। उत्तराखंड के नतीजों के आधार पर बात कीजिए, और आप देखें आशीष जी, उत्तराखंड के नतीजों के आधार पर बात कीजिए। अगर इतना विश्वास है, इतना बेहतर अगर कांग्रेस पार्टी मानती है तो रिजल्ट भी उसी तरीके का सामने आना चाहिए था। यूकेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके बाद रतनमणि डोभाल जी का रुख करेंगे, शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, निकाय चुनाव को लेकर अब हो हल्ला मचना शुरू हो चुका है, जिस तरीके से आप देख भी पा रहे हैं कि हालांकि आचार संहिता अब खत्म हुई है, राज्य सरकार का ये मानना है, सीएम धामी का कहना है 3 महीने तक का जो कार्यकाल है प्रशासकों का वो भी बढ़ा दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि भाई उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर तक निकाय चुनाव हो सकते हैं, इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्या लगता है? सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस उद्देश्य के लिए निकाय चुनाव को टाला था वो पूरा हो गया है।
और भारतीय जनता पार्टी को जो निर्णय चाहिए थे वो मिल चुके हैं, तो अब बड़े उत्साहित हैं। अब वही बयान इनके शुरू हो गए कि हम बहुत जल्दी निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। हम यही पूछना चाहते हैं कि यदि आप तैयार थे तो फिर कोर्ट का डर भी आपको नहीं लगा, और आपने जो है सितंबर तक जो है 3 महीने के लिए और इसका और समय अवधि बढ़ा दी। तो ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मकसद के लिए निकाय चुनाव टाल रही थी उसमें वो सफल हो गई। और हमारा ये विश्वास है सितंबर में हम इसी बात को मुद्दा बनाएंगे, और निकाय चुनाव जो लगभग 6-7 महीने से इन्होंने चुनाव टाले हुए हैं, इससे जो विकास कार्य रुके हैं, क्षेत्र में बिजली पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हम जनता के बीच में यही बात कर रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव समय पे करा देती तो ये बिजली पानी जो गुल हो रखा है, गांव का आदमी पानी के लिए तरस रहा है, शहरों में पानी नहीं मिल पा रहा है, ये जो अव्यवस्थाओं का माहौल बना है, इसके पीछे यही राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी दोषी है। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से कि शहरों में कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा था, तो आपने अगर इन तमाम अव्यवस्थाओं को उत्तराखंड में बनाया है कृत्रिम तरीके से, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जीत मिली, तो ये क्या केंद्र स्तर के मुद्दों के आधार पर उत्तराखंड वासियों ने वोटिंग की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी है जरूरी पहले भी नारा था, और अब मोदी की गारंटी पर उत्तराखंड की जनता फंस गई। हम यही कहते रहे कि मोदी की कौन सी गारंटी पूरी हुई, ना तो नौकरियां मिली, ना 15 लाख मिले, रोजगार बिक गए। ये थोड़ी अजीब बात है शांति प्रसाद जी। आपने कहा जनता फंस गई, मतलब जनता को सहूलियत भी चाहिए और जनता का भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी में है। वो भरोसा विपक्ष क्यों नहीं जीत पा रहा है? इसको सोनी जी आप उस तरीके से देखिए कि 1947 के बाद जितने भी दल थे, कांग्रेस ये कुछ भी कर ले, जीत कांग्रेस की होती थी अंधभक्ति के कारण। वो दौर भारतीय जनता पार्टी का भी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस राम के नाम से ये आगे बढ़े थे, अयोध्या में हार गए, और जिस 370 की ये बात करते थे, ये जम्मू कश्मीर से भाग गए। तो हमारा ये कहना है कि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। अब ये जनता के बीच में चर्चा हो रही है कि भाजपा का झूठ जो है अब ये खुल रहा है। अब आप देख लीजिए, अल्पमत की सरकार बनी है, आपस में सिर फुटप्पल हो गए। कोई गडकरी का नाम ले रहा, कोई मोदी का नाम ले रहा, तो कोई जो है शिवराज सिंह की बात कर रहा। देखते रहिए, इनके कुनबे में छेद हो गया। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का नशा भी उत्तराखंड की जनता से उतरेगा और निकाय चुनाव में भाजपा मुंह की खाएगी। चलिए, देखना होगा, देखना दिलचस्प होगा ये कि निकाय चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हार का डर है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए निकाय चुनाव कराने से बचता हुआ नजर आ रहा है। आगे निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, अगर बीजेपी प्रवक्ता जुड़ते हैं तो जरूर जानने की कोशिश करेंगे। रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतनमणि डोभाल जी, अब निकाय चुनाव को लेकर 2 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, इसको लेकर अब एक बार फिर से जो है आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। विपक्ष का ये मानना है कि भाई निकाय चुनाव से इसलिए बच रही है राज्य सरकार क्योंकि कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं, क्या वजह देख पा रहे हैं? अब तो आचार संहिता भी खत्म हो गई जिसका हवाला दिया गया। ये आप जो सवाल उठा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं समझता हूँ कि 74वें संविधान संशोधन की आत्मा पर चोट की गई है कि वो निकाय चुनाव आपने कोई ना कोई बहाने करके उसको रोका है। अब 2 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो ये तैयारी तो उससे पहले हो जानी चाहिए थी। निर्वाचन आयोग को भी पता है, सरकार को भी पता है कि जो स्थानीय स्तर पर जो लोगों की, जनता की जो सरकार है, वो सरकार का कार्यकाल, सरकार इसको तो मिनी सरकार कहा गया है संविधान संशोधन 74 में ये। और गांधी जी का ये सपना पंचायती राज का, और पंचायती राज के बाद में इसमें है, और हम उस राज्य में रह रहे हैं। स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जब ये 73वें संविधान संशोधन हुआ था, तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि असम का, उस मीटिंग में असम का हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर असम का नंबर पहले आता है और उत्तर प्रदेश का नंबर सबसे बाद में आता था। तो राजीव गांधी से ये स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने ये सवाल उठाया था
उस समय वो मुख्यमंत्री थे कि वही जब 73वें संविधान संशोधन पंचायत राज को मजबूत किया जाता है तो शहरी निकाय के क्या लिया हुआ। उसी बैठक में कोई देर नहीं की, राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 73वें के साथ 74वें संविधान संशोधन भी किया और कहा कि स्थानीय स्तर पर जो निकाय हैं उनको सरकार का मिनी लोकल सरकार का दर्जा दिया गया और वो अपना काम ढंग से करेगी। और ये धीरे धीरे चलते हुए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, तिवारी जी ने उसमें क्या किया, बहुत सारी तो चीजें हैं उन्होंने ही लागू नहीं किया उसको, लेकिन ये जो 74वां संविधान संशोधन है ये हमको नारायण दत्त तिवारी जी ने दिया है। लेकिन ये सरकारें उस संशोधन की उस आत्मा पे जो खिलवाड़ कर रही हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हार जीत कर ये सारी चीजें उस पर तोलते हैं कि हमें फायदा कब होगा। बिल्कुल, ये इनको उस निकाय से मतलब नहीं है कि लोगों के अधिकारों को आप छीन रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं आप, और यहाँ तक आप जा रहे हैं कि आप कोर्ट में शपथ पत्र दे रहे हैं, शपथ पत्र देने पर उस पर भी आप खरे नहीं उतरे। बिल्कुल, उससे हलफनामा देने के बावजूद भी अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि निकाय चुनाव होंगे या नहीं होंगे। जो अधिकार है उस बिल्कुल बिल्कुल, और वजह भी कोई देखा जाए सटीक निकलकर सामने नहीं आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि आचार संहिता, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है, अब सितंबर तक कहा जा रहा है कि चुनाव संपन्न हो जाएंगे। जी, अगर ये स्थानीय स्तर पर अभी हमारे यहाँ यात्रा सीजन चल रहा है, कितनी समस्या हो रही है सरकार को, फेस तो सरकार को ही करना पड़ रहा है कि व्यवस्थाएं हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इन्होंने नौकरशाही के हवाले वो सारी व्यवस्थाओं को कर दिया नीचे से ऊपर तक, और ये स्थानीय निकाय सरकारें काम कर रही होती, समय पर चुनाव हो गए होते, तो कुछ जो चीजें हैं जो लोकल लोग उससे जुड़े हुए हैं, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, कोई पानी की व्यवस्था करता है, कोई रहने की, यात्री अगर कहीं सड़क पे खड़ा है वो रहने की व्यवस्था करता है, उसको देखने के लिए लोगों को मोबिलाइज करता ताकि लोगों को भी कष्ट ना हो, यात्रा भी फलीभूत चले। लेकिन आपने तो नौकरशाह तो अपने हिसाब से काम करता है। बिल्कुल, अगर ये सरकार, ये जो अभी आप कह रही थी, वो प्रवक्ता कह रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी नहीं थी परिसीमन का और आरक्षण ने, तो वो निर्वाचन आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते आप। ये आप 6 महीने से पहले क्यों नहीं किया आपने? लेकिन इनकी मंशा नहीं थी, ये डरे हुए थे। बिल्कुल, मंशा पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो जानेंगे कि क्या अब निकाय चुनाव जो हैं, जो कि कहा जा रहा है कि भाई सितंबर तक हो जाएंगे संपन्न, तो क्या तैयारी, क्योंकि लगातार उम्मीदवारों पर भी मंथन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से वापसी है। लगातार चर्चा इस बात को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर, जो एक लंबे अरसे से यानी कि 2 दिसंबर को जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा था, उसके बाद ये निकाय चुनाव क्यों नहीं कराए गए। लगातार विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, नतीजे सामने आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला है, 5 लोकसभा सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और अब निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, क्या ये डेट निर्धारित होंगी, तारीखों का ऐलान कब होगा, उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है, तमाम बातें महज निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन निकाय चुनाव क्या असल मायने में होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर अभी भी मंशा पर सवाल। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, शांति प्रसाद भट्ट जी, रतनमणि डोभाल जी। आशीष जी, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर वो तमाम चीज़ों का भी आपने जिक्र किया, चाहे बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, साथ ही ये कहा जा रहा है कि भाई अब सितंबर तक ये चुनाव जो हैं, निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों का भी हवाला दे रही है कि अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और देखा जाए उम्मीदवारों को लेकर भी लगातार चिंतन और मंथन किया जा रहा है। जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उन पर अब विचार किया जा रहा है, क्या लगता है? कि मैडम सुनिए मैडम, भी होने
और बरसात का सीजन भी है, बीमारियों का सीजन भी आता है, कई समस्याएं हैं। और निश्चित सरकार की मंशा क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जनता को समस्याएं हो रही हैं। और उनकी समस्याओं के लिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता आपकी समस्याओं के लिए हर जगह मौजूद हैं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता तक अपनी बात पहुंचाएं अगर कोई समस्या है। वैसे हम लोग खुद भी समस्याओं को देखकर नगर निगम जा रहे हैं बार बार और समस्याओं के समाधान के लिए बात भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी समस्या नगर निगम क्षेत्र में है और किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करके उन समस्याओं को हम तक पहुंचा सकता है। कांग्रेस मुख्यालय में समस्याओं को बता सकता है, प्रदेश मुख्यालय राजपुर रोड में है। हम उनकी समस्याओं के लिए तत्पर हैं, चाहे हम पार्षद हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा प्रथम अधिकार है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव को कहाँ ले जाएगी ये तो नहीं पता। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बात कहना चाहूंगा, देखिए आप 5 सीट जीत गए हैं, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और डरने की जरूरत नहीं, चुनाव लड़ने की जरूरत है, बिल्कुल चुनाव में आने की जरूरत है। आज हमारे बीच में यूकेडी वाले भी बैठे हैं, वो भी हर चुनाव में प्रतिभाग भी करते हैं, आते हैं। और ऐसा नहीं कि जीतना हारना कोई बहुत बड़ी चीज है। आज दिन आपका है, कल दूसरे का होगा, परसों तीसरे का, ये तो लगा रहता है। जीत हार बड़ी बात नहीं है, कौन जनता के साथ बराबर बना हुआ है ये बड़ी बात है। और मैं जो शब्द है, मैं शब्द इंसान को खत्म कर देता है। आपने सुना होगा, शायद ही ऐसा कोई आदमी दुनिया में पैदा हुआ हो जो बार बार अपना ही नाम लेता हो। वैसा आदमी दुनिया में एक बना, वो माननीय नरेंद्र मोदी, जो अपने मुंह से ही 50 बार अपने भाषणों में बोलते थे मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। आज बताएं, अब बोल पाएंगे मोदी की गारंटी? अब एनडीए की गारंटी होगी। मोदी की गारंटी है, मतलब जो इन्होंने बोला था वो सब जीरो हो गया। आशीष जी, जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव के, इसने काफी कॉन्फिडेंस भर दिया है विपक्ष में। निश्चित मैडम, क्यों नहीं भरेगा? जनता को जो इन लोगों ने एक ऐसा बना दिया था, विपक्ष खत्म हो गया, विपक्ष है ही नहीं, कांग्रेस दिख ही नहीं रही, कांग्रेस पतन की ओर है। कल को मैं आज तक चैनल देख रहा था और उसमें वो बता रहे थे कि कांग्रेस जिंदा है, ये स्टोरी चल रही है। तो आप बताएं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो होना ही था और है। अदर उन चैनल जो चैनल दिन भर हमारी बुराई करते नहीं थकते थे, वो चैनल एक स्टोरी दिखा रहे हैं, कांग्रेस जिंदा है। तो इससे बड़ी गर्व की बात और क्या होगी? जनता के साथ बराबर बने रहना, ये एक राजनीति का धर्म होता है। जरूरी नहीं है सत्ता हासिल कर देना, जरूरी नहीं है कि हम सांसद बने, विधायक बने, सीएम बने तभी काम होगा। बिना उसके भी काम होता है। और निश्चित मैडम, सोनी मैडम, जो प्रशासक बैठाए हैं, कोई भी आईएएस अधिकारी हो, कोई भी बैठा हो, अगर हम उनके पास एक कांग्रेस के जनप्रतिनिधि होने के नाते जाते हैं तो हमारी बात को मना नहीं कर सकता है। उसको उनकी भी सुननी है तो हमारी भी सुननी होती है। हमने आज तक नहीं देखा मैडम कि हम कोई जनता के काम के लिए गए हो और कोई हमें मना कर दे। इतनी हिम्मत नहीं है किसी में जो जनता के काम हमें ना करने दे। हम जनता के साथ खड़े थे। इससे पहले भी आप हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं, लेकिन जो अहमियत आज आप बता रहे हैं या थोड़ा सा फील करते हुए नजर आ रहे हैं, ये नतीजों के बाद जो थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है जो आप बोल रहे हैं। में भी नजर आ रहा है। आज अगर दोबारा चुनाव हो जाए तो निश्चित यकीन मानिए इंडिया गठबंधन 100% पूरी सीटों से जीतेगी। लोग एक्चुअली होता क्या है, सामने वाले की झूठ में भी कभी कभार फंस जाते हैं। झूठ बोलना, झूठ में फंसाना आसान होता है, सच मुश्किल होता है। और इन लोगों ने जो झूठ का जो जाल रचा था, जो इन्होंने झूठ का जाल रचा था, आज अपने झूठ में फंस गए। आज खत्म हो गए लोग। हम ही है जो बचा पा रहे हैं, नहीं तो मार देंगे, नहीं तो ये कर देंगे। कोई नहीं मार रहा, कोई खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में तब से आया जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। उससे पहले कोई हिंदू खतरे में नहीं था, पूरे भाईचारे से थे। इनकी राजनीति है डरा कर राजनीति करो, और हमारी राजनीति है भाईचारा के साथ राजनीति करो, प्रेम के साथ राजनीति करो। और आज सच्चाई मानिए और देखिए, सच जीत गया, भाईचारा जीत गया और नफरत हार गई। आज नफरत की हार भी है। जो स्वावलंबी जो बोलते थे आज अपने पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार टांग खींच रहा है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू टांग खींच रहे हैं, जिनके कदर दुश्मन हुआ करते थे। और अमित शाह जी बोला करते थे नीतीश बाबू। आशीष जी, क्योंकि वाकई इस बार जो लोकसभा का परिणाम सामने आया है, रिजल्ट सामने आया है, इसने काफी कुछ बोलने को दे दिया है विपक्ष को। जिस तरीके से जनमत निकल कर सामने आया। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी,
जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आया, जिसको लेकर लगातार आशीष जी की बातें आप सुन भी पा रहे होंगे, साथ ही जो कार्यकाल 2 दिसंबर को पूरा हुआ और इसके बाद लगातार ये बात उठ रही है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई निकाय चुनाव करा देने चाहिए थे और इतनी लेट लतीफी क्यों की जा रही है। ये लेट लतीफी की जो वजह है वो अभी तक, इसको लेकर इससे पहले भी डिबेट हो चुकी है, लेकिन वजह अभी तक निकलकर सामने नहीं आई। ये बात अलग है कि सत्ता पक्ष अपना जो है वजह देता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या वजह देख पा रहे हैं? देखिए सोनी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी से हम विपक्ष के नेता होने के नाते सवाल पूछ रहे थे कि ये बताए सरकार कि कौन से वो कारण थे जिस कारण आप जो है निकाय चुनाव टाल रहे हो। क्या देश में युद्ध लगा है? क्या देश आर्थिक दिवालिया हो चुका है? देश के अंदर कोई आर्थिक संकट है? आखिर भाजपा को तो ये बताना पड़ेगा ना कि आपने ये निकाय चुनाव तय समय पे क्यों नहीं कराए। और ये तब ये हालत है जब भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में है, अधिकारी सारे इनके पास काम करने के लिए पर्याप्त हैं। आपको पता था कि 2 दिसंबर से पहले पहले निकाय के चुनाव कराने हैं। भाई सरकार आपकी, अधिकारी आपके अधीनस्थ क्यों नहीं है 6 महीने पहले, साल भर पहले सीमांकन, परिसीमन, सीटों का बंटवारा, कौन क्या बनेंगे सब पहले तय कर लेते। उसके बाद आप सितंबर में चुनाव करा देते, अक्टूबर में करा देते, दिसंबर में गवर्नमेंट बनाकर छोड़ देते। आज बिजली पानी सफाई के लिए रोना ना पड़ता। भाजपा ये नहीं बता पा रही है कि आखिर चुनाव क्यों आपने टाले। हाँ, इतना जरूर है कि ये कह रहे हैं कि अधिकारियों ने जो है समय पे काम नहीं किया, तो फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी उन पे? आप निर्वाचन अधिकारी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो, इसका मतलब धामी जी के पास नियंत्रण नहीं है अपने अधिकारियों से काम लेने का। तो इसका मतलब धामी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर अगर आपने, चलो हाई कोर्ट का डंडा चला, आपने 2 जून की बात को स्वीकारा, हलफनामा भी दे दिया, फिर 2 जून को कौन सी आफत आ गई? 19 अप्रैल को आपके यहाँ चुनाव हो गए थे, आप 2 जून से पहले पहले चुनाव करा के गठित कर देते हैं पंचायत को। आपने 2 जून को भी टाल दिया। चलिए, ये तमाम सवाल शांति प्रसाद जी जो आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं और विपक्ष की तरफ से लगातार यही सवाल उठाए गए हैं, इसको लेकर रतन मणि जी का रुख करेंगे। हमारे साथ हानि पाठक जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और साथ ही आपको बधाई भी उत्तराखंड की 5 सीटों पर फतेह करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए। और सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण है जो शांति प्रसाद जी उठा रहे हैं या विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं कि भाई 2 दिसंबर को कार्यकाल जब पूरा हो गया तो क्या वजह है कि निकाय चुनाव अब तक संपन्न नहीं हुए और अभी भी कोई ये सुनिश्चित नहीं है कि ये कब तक संपन्न होंगे। देखिए ऐसा है एंकर महोदय जी, कुछ बातें जो विपक्ष बोलती है सिर्फ बोलना ही जाती है, करना जानती तो पता नहीं कितना अच्छा कर भी लेती अगर थोड़ा बहुत ज्यादा करने की कोशिश करती। उत्तराखंड की 5 सीट में मुंह की खाई है और फिर ये कह रही है कि धामी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे भाई तुम हो कौन ये बोलने वाले गलत गलत शब्द कि धामी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये देवतुल्य जनता ने पुष्कर सिंह धामी जी को अपनाया है, देवतुल्य जनता ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। आप नहीं ये चीज डिसाइड कर रहे हैं कि एक छोटी सी बात पर आपने कह दिया कि मोदी जी के नाम पर वोट दिया है, जीत हासिल कर ली। अब देखा जाए जिस निकाय चुनाव को लेकर सवाल पूछा, हानि पाठक जी सुनिएगा, ये मेरे सवाल का जवाब है ही नहीं ना। निकाय चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया, उसका जवाब दीजिए। जो मुंह में आएगा बोल जाएंगे तो उसका जवाब भी देने का हमारा अधिकार है। अब मुझे पूरी बात खत्म करने दीजिए। जी जी, हानि पाठक जी काफी जोश में हैं। जी, पूरी करिए। जो भी आरोप लगाएंगे उसका जवाब अगर हम ना दे तो फिर हमारा बैठना बेकार है। अब बिल्कुल 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 जवाब दीजिए, हमारे भी सवाल का जवाब और इसके बाद फिर विपक्ष के सवालों का जवाब। हाँ तो मैं जवाब दे रही हूँ। दूसरी बात का इन्होंने जो सेंटेंस बोला इस्तीफा दे देना चाहिए, उसका जवाब ये था। अब दूसरा जवाब, एसी कार और एसी कमरे में बैठने से अच्छा है कि जितना ठीकरा आप अधिकारियों का हमारे सिर पर फोड़ रहे हैं जाके निर्वाचन आयोग के सिर पर फोड़िए।
वहां जाकर बोलिए कि आपने किसके कहने पे निर्वाचन आयोग ने चुनाव को आगे बढ़ाया। ये बड़ी बड़ी बातें कहकर और एक तमका लगाकर ये कि हम उत्तराखंड में आंदोलनकारी रहे हैं, एक अकेले आप उत्तराखंड के आंदोलनकारी नहीं रहे हैं, उत्तराखंड के आंदोलनकारी कई रहे हैं। लेकिन इस चीज का नाजायज फायदा उठाना अगर कोई सीखे तो भट्ट जी आप जैसे लोगों से सीखे। तीसरी बात का मैं जवाब देती हूँ, कह रहे धामी जी के अधिकारी है चुनाव कराने में, बीच में इंटरप्ट मत करिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। एंकर महोदय तमीज सिखा के बैठाया करिए ऐसे लोगों को प्लीज। आप जैसे लोगों को हम तमीज सिखाने के लिए आएंगे? हमारा ये काम नहीं है हनी पाठक जी, हमारा काम है यहाँ पर सवाल पूछना आपसे और उन सवालों का जवाब लेना। तमीज सिखाना हमारा काम नहीं है, लहजे में रहकर बात कीजिए। सुनिए मेरी बात, तो आपने हम लोगों को बैठाया क्यों है? जब बिठाया है सवाल का जवाब देने के लिए, और यहाँ पर बात पूरी हो जाए शांति प्रसाद जी, इसके बाद आप बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज। हमने सुन लिया, जवाब भी तो मैं ही दूंगी ना कि जवाब बिल्कुल बिल्कुल जवाबदेही आपकी है हनी पाठक जी। हाँ तो फिर ये बीच में इंटरप्ट तो ना करें। ठीक है, आप टाइम वेस्ट कर रही हैं, आप प्लीज अपनी बात को पूरा करिए। ऐसा है, ये अभी कहते दिखाई देते हैं कि इनके धामी जी के अधिकारी चुनाव को पूरा नहीं करा पाए। इनको, इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो धामी जी के अधिकारी नहीं होते, निर्वाचन आयोग के अधिकारी होते। बेटर है कि आप ये सवाल और इस्तीफे की बात ना निर्वाचन आयोग में जाकर करें। एंकर आपने ठीक से सुना नहीं, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के लिए ही बोला गया। निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं वो क्या सीएम धामी की सुनते हुए नजर नहीं आ रहे? सीधा सा सवाल था हनी पाठक जी, बीच में मत बोलिएगा। शांति प्रसाद जी आपका रुख करेंगे तब आप बोलिएगा। हनी पाठक जी सीधा सा सवाल था कि भाई निकाय चुनाव जो कार्यकाल है 2 दिसंबर को पूरा हुआ, अब लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो चुका है, 2 दिसंबर के बाद ये निकाय चुनाव क्यों नहीं कराए गए? रीजन ऐसा है, सुनिए एंकर महोदय, डिबेट को रिवर्स करिए। उसमें साफ साफ शांति प्रसाद भट्ट जी ने कहा धामी जी के अधिकारी इनकी सुनते नहीं है, तो चुनाव का काम वो नहीं कर पाए, तो धामी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। हाँ, और मैं बड़ी नम्रता पूर्वक और धैर्यता पूर्वक इस बात को इनकी सुन रही थी, तो उस दोनों बात का जवाब मैंने इनको दे दिया। अब मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपकी बात का जवाब देती हूँ। जो पॉइंट आपका और सवाल आपका बिल्कुल जायज है। देखिए ऐसा है, अभी 2 जगह उपचुनाव है, बद्रीनाथ और मंगलौर में। तो इस उपचुनाव को देखते हुए आगे बढ़ाया गया है, चुनाव आयोग के द्वारा बढ़ाया गया। ये किसी सरकार के द्वारा बढ़ाया हुआ नहीं है, ये आयोग के द्वारा बढ़ाया हुआ है। 2 जगह उपचुनाव के बाद ही उन्होंने कहा है कि वहां पर आयोग के द्वारा ये डिसाइडेड है कि नगर निकाय के चुनाव होंगे, तब तक प्रशासनिक अधिकारी वहां पे कार्य करेंगे। जिस प्रकार 3 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। शालीनता पूर्वक मैं आपको एक बात का जवाब और देना चाहूंगी। जिस प्रकार से फिर बीच में बोल रहे हैं, रुकिएगा शांति प्रसाद जी, बात पूरी हो जाए हनी पाठक जी की। तो मैं शांति प्रसाद जी आते हैं, डिबेट में जुड़ना है, तब तक ठीक है। शांति प्रसाद जी वैसे ही लेट लतीफी से हनी पाठक जी जुड़ी हैं, जवाब देने दीजिए, बात पूरी हो जाए। सुनिए एंकर महोदय, लेट लतीफी से मैं नहीं जुड़ी हूँ, मेरा इस डिबेट में नाम नहीं था। मुझे वर्मा भैया का फोन अभी आया था, जैसे ही आया मैं तुरंत जुड़ गई। ठीक है अपनी बात मैंने अब पूरी करी। ये जो बात आप कह रही हैं, ये निर्वाचन आयोग का काम था, और अगर हमें डर होता तो आप मुझे एंकर महोदय एकदम ठीक से बोलिएगा इस चीज का जवाब निष्पक्षता के साथ। 5 लोकसभा जीत किसकी हुई है? हमारी पार्टी की हुई है, धामी जी की उपलब्धियों की हुई है। अगर हमें तो बधाई दी आपको। जो ये बार बार विपक्ष चिल्ला कर बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है इसलिए नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती, तो प्रवासी उत्तराखंड की, मोम की गुड़िया, मिसेज इंडिया, इस तरीके के कितने जुमले इस पूरे विपक्ष ने उठाए, लेकिन इनकी मस्खरी कहीं काम नहीं आई। ये वही हुआ, गठबंधन की लाल दुल्हनिया भाग भाग कर जाए, एक बारात में 40 दूल्हे, किससे जान बचाए, मुंह की इन्होंने खाई। हम लोगों ने इनको वो दिखाया आप गठबंधन में नहीं होता। नगर निकाय का चुनाव, नगर 40 लोगों को लेकर नहीं चल रहे हैं, 40 लोगों को लेकर नहीं चल रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं लेकर चल रहे हैं जो वहां पर राजपथ में और हर जगह पर ये महोदय क्या व्यक्ति है, ये क्या है ये व्यक्ति, क्या है ये व्यक्ति? बात पूरी करिए हनी पाठक जी, बात पूरी कर लीजिए, नॉन स्टॉप एकदम बात पूरी कर लीजिए। आपकी बात मैं बहुत तल्लीनता के साथ सुन रही हूँ, आगे सवाल भी होंगे। के साथ अगर डिबेट में करने का किसी को मेडल मिलेगा तो वो शांति प्रसाद भट्ट जी को मिलेगा। राम जी रावण को नहीं समझा पाए, कृष्ण जी दुर्योधन को नहीं, और हनी पाठक क्या पूरी भाजपा इनको नहीं सिखा पाएगी कि तमीज में डिबेट करी जाती है, बीच में नहीं बोला जाता है। इनको पाठ पढ़ा लेना चाहिए। अपना ज्ञानवर्धक चूर्ण अपने पास रखिए और वो बात करिए जो कि जायज होती है।
ठीक है, पॉइंट से हट के उल जुलूल बातें मत करिए। आंदोलन यहाँ नहीं चलिए हो रहा ठीक है, हनी पाठक जी आपकी बात पूरी हो गई। छाती पीट रहे हैं कि आंदोलन में बैठ गए आप। चुप रहिए और मेरी बात अब सुनिए। बहुत चिल्ला लिए आप, बीच में इंटरप्ट मत करिए। ऐसा शांति अगर प्रसाद होता है, जी, थोड़ी सी जितना तसल्ली ये रखिए, मेरे थोड़ी सी सामने तसल्ली चिल्ला रखिए, रहे हैं, आते हैं, डिबेट में आपका भी चिल्ला रुख रहे हैं, करेंगे। उतना निर्वाचन आयोग में जाकर चिल्ला लिए होते तो शायद इनको जवाब मिल गया होता। लेकिन एसी कमरे से निकलकर इन लोगों को बाहर निकलना आता नहीं। जनता के बीच ये बिग जीरो है। मैं भरी डिबेट में कहती हूँ शांति प्रसाद भट्ट और इनका पूरा पार्टी जो एकदम तितिर बितिर है, वो बिग जीरो है। इस कारण ये जनता के बीच ना आज तक अपनी जगह बना पाए थे, ना बना पाए हैं और ना बना पाएंगे। ठीक है, रोके तो ये तो सब शांति प्रसाद जी, लोकसभा शांति प्रसाद जी, सीट शांति प्रसाद जी, हमने थोड़ी जीती, सी शांति रख देश लीजिए, को आपका रुख जनता ने करते हैं। हमें सराहा, तो नगर निकाय चुनाव से हमें किस चीज का डर है? आज चुनाव करा लो, भारतीय जनता पार्टी चलिए, 24 अभी तो ठीक है वोट हनी देती पाठक जी, इसी सवाल पर इसी सवाल के साथ आपके पास वापसी भी करेंगे कि भाई अब तो कोई दो राय नहीं है ना निकाय चुनाव कराने में। 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके बाद निकाय चुनाव को लेकर क्या डेट निर्धारित होगी, क्या सितंबर तक चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि भाई ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर तक चुनाव जो हैं वो करा दिए जाएंगे। रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं एक बार, इसके बाद शांति प्रसाद जी आपका रुख करेंगे, तब बोलिएगा आप। हनी पाठक जी, आपकी बात पूरी हो गई, रतनमणि जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि जी, ये जो आप सुन पा रहे थे, क्योंकि लगातार जिस बात को लेकर सवाल उठाए गए निकाय चुनाव को लेकर, अब तो खैर उत्साहित भी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 5 लोकसभा सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। निकाय चुनाव को लेकर जो विपक्ष कह रहा है कि भाई हार का डर है, तो ये डर क्या नजर आ रहा है आपको? अब इधर उधर ताकेंगे, अब बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि गठबंधन की लाल दुल्हनिया घूम रही ना। अब बीच में बोलिए। मजाल है जो शांति प्रसाद भट्ट जी कांग्रेस के बीच में बोल रहे, मजाल है जो शांति प्रसाद भट्ट जी आपके बीच में बोल रहे, मजाल है जो शांति प्रसाद भट्ट जी किसी और पार्टी के बीच में बोल रहे। ये हमेशा काटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है शायद कोई पार्टी में मैं भी गठबंधन के लिए तो ना ही बोले, भारतीय जनता पार्टी भी तो गठबंधन करती हुई नजर आई ना, अभी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला ना। तो हनी पाठक जी, ऐसे गठबंधन को लेकर इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है हनी पाठक जी, आप जो सिखा रही हैं शांति प्रसाद जी को, वही मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने टाइम पर ही बोलिएगा, ठीक है? रतनमणि डोभाल जिससे हमारा सवाल है, हमने गठबंधन नहीं किया है। हमारा गठबंधन उन्हीं के साथ है जो आज तक इतिहास में एनडीए के साथ चलता चला आया था और चलता चला आ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ नहीं है जो वहां पे खड़े होकर गालियां एक दूसरे को देते होंगे। उत्तराखंड को लेकर डिबेट है और गठबंधन और एनडीए किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ा, बहुत सारे विकल्प हैं अगर केंद्र स्तर की बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल हम उत्तराखंड पर ही रहे, निकाय चुनाव पर ही रहे तो बेहतर होगा। हनी पाठक जी प्लीज। रतनमणि डोभाल जी रखती हूँ, आप करिए, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूंगी आपसे। रतनमणि डोभाल जी मुद्दे पर रहते हैं। हनी पाठक जी देखिए, मैं ये जो विषय है हमारा बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए, और उसको डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे से। और ये हनी जी बड़ी गर्मजोशी से आए हैं, तो जाहिर है कि वो अभी चुनाव 5 लोकसभा सीटें जीत के आए हैं, तो पहले तो उनको हमें बधाई देनी चाहिए थी लोगों को। धन्यवाद भाई साहब, लेकिन वो बड़ा गर्मजोशी से नहीं भाई साहब, बीच में इंटरप्ट करने में बुरा लगता है। नौटियाल जी भी बैठे हैं, आखिर वो भी शांत होके बैठे हैं ना, अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं। एक अच्छी सार्थक डिबेट करे तो बिल्कुल अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये एक परिपक्वता का और लिटरेसी का परिचय होता है। मैं ये कहना चाह रहा था कि नौटियाल जी ने पहले कुछ कहा था कांग्रेस के बारे में। वो मैं तो कांग्रेस से लड़ता हुआ, कांग्रेस के खिलाफ बोलता हुआ, लिखता हुआ बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी इस सच्चाई को भी मैं कोई नकार नहीं सकता कि कांग्रेस आज भी देश में जो सबसे बड़ी अखिल भारतीय पार्टी है, वो गांव में भी है, छोटे से कस्बे में भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो उनके लोगों ने क्या बीच में किया और वो नहीं रहा, वो वहाँ लोगों में उसकी भी निराशा है। लेकिन जो मुद्दा है, मैं ये कह रहा था कि अगर सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने
ये समय से चुनाव करा लिए होते तो हम जो चार धाम यात्रा में जो सरकार की आलोचना हो रही है, जो कुछ विफलताओं को लेके अगर नगर निकाय जगह जगह काम कर रही होती, उन्हीं के क्षेत्र में यात्रा चल रही है, हो रही है, तो वो सरकार को बहुत सुविधाजनक होता अगर वो निकाय लोकल लोग हो जाए। अफसर तो 5 बजे घड़ी देखते हैं, अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है वो 24 घंटे का होता है। उसको रात को 12 बजे भी कोई घंटी बजा देता है तो वो खड़ा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे वो निर्वाचन की रही हो कमी और चाहे सरकार की तरफ से रही हो, मैं कुछ ये समझता हूं कि सरकार की तरफ से ढिलाई का ये जो आरक्षण वाला सवाल आता है वो स्वाभाविक बात है। वो चाहे कांग्रेस आ जाए, कोई दूसरा भी आ जाए, उसके साथ भी ये रहेगा कि लोकल झगड़े रहते हैं कि नहीं साहब मेरी तो रिजर्व क्यों कर रहे हो, मेरी महिला क्यों कर रहे हो, वहां महिला कर दो, मेरी ये बदल दो। और इस तरीके से भी कुछ चीजें वो जो बड़ी पार्टी होती है, 99 निकायों में चुनाव होना है, तो उस हिसाब से जितने ज्यादा निकाय होंगे उतने ज्यादा विवाद भी होंगे कि चक्रीय प्रणाली है हमारी उन सब क्षेत्रों में, वो देखना है। कुछ नए भी आए हैं साथ में, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सरकार को अपने स्तर से ये हस्तक्षेप करते हुए निर्वाचन आयोग को इससे पहले कर लेना चाहिए था कि भाई हमारे निकाय को चुनाव 2 दिसंबर को पूरा हो रहा है, आप उससे पहले से तैयारी कर लीजिए। जो कुछ आपने करना है वो लिखा हुआ है, कोई सरकार ने नई प्रणाली नहीं बनानी है, उसमें वो लिखा हुआ है कि अगर निर्वाचन होना हर 5 साल के बाद चक्रीय प्रणाली है, आपने उसके अनुसार बदलना है। अगर लोगों की सत्तारूढ़ जो दल है उसको इसका एडवांटेज रहता है, अधिकार रहता है कि वो अपने हिसाब से थोड़ा अपने सुविधा के हिसाब से वो कर ले। मैं ये समझता हूं कि सरकार को ये इंतजार था कि हम लोकसभा का चुनाव करवा लें कि जमीन अगर कहीं निकाय चुनाव में कहीं हम लूज करते हैं तो वो उसका असर जाहिर है कि लोकसभा चुनाव पर भी हो सकता है। लेकिन अब मैं ये मानता हूं कि वो हो गया है और 5 सीटें उन्होंने जीती हैं और इस उत्साहजनक वातावरण में उनको तत्काल अब वो भाजपा के और सरकार के ही हित में है। अगर आप निकायों के चुनाव करा देते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, हल हो जाता, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर कई अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठाए गए। हनी पाठक जी, इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इसके बाद नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं। देखिए, डोभाल जी ने जितनी बातें कही उसमें से 80% से तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। बड़े भाई हमारे बहुत परिपक्व आदमी हैं, उन्होंने एकदम सटीक बात कही कि अगर निकाय चुनाव होता तो 5 बजे तो अधिकारी घर चले जाते हैं, मगर हमारा जो वहां का पार्षद होगा, जो जनप्रतिनिधि होगा, वो निश्चित तौर पे लोगों की समस्याओं को हल करेगा और इस यात्रा के सीजन में हमें बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलता। और जहां तक अव्यवस्था की बात है, मैं खुले चैनल में इस चीज को बोलने को एकदम तौर पे तैयार रहती हूँ कि शुरू में हल्की अव्यवस्था देखने को मिली ओनली बिकॉज ऑफ अप्रत्याशित रूप से जो श्रद्धालु यहाँ उत्तराखंड की देवभूमि पर कदम रखे थे, लेकिन उसको मैनेज पूरी तरीके से किया गया। स्वयं मुख्य सेवक उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उतरे और लोगों से मुलाकात भी करी और अव्यवस्थाओं पर कड़ी नजर रखी और उसको सुचारू रूप से पटरी में लाने के लिए जो भरसक प्रयास वो कर सके वो हुआ और आज पूरी तरीके से वो भरसक प्रयास उनका धरातल पर नजर आ रहा है। दूसरी बात जो अभी डोभाल जी ने कही, डोभाल जी मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल वहां पर जाना चाहिए था, तो वो वहां पर गया था। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी एंकर महोदय वहां पर गए थे और एक पत्र भी और पत्र देकर आके उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि जितनी जल्दी हो सके ये चुनाव को कराने की कोशिश करें। और उसके बाद उस पत्र को देके आने के बाद वो प्रणाली की बात करके आए थे। और जहां तक आप अभी सितंबर की बात कर रही है, तो देखिए एंकर महोदय, जिस तरीके से आपके सूत्रों विश्व के चौथे स्तंभ के द्वारा आप ही लोगों के द्वारा हमें भी पता लगता है, संगठन के द्वारा पता लगता है, समाचार पत्रों के द्वारा पता लगता है, तो अभी तक हमें यही सूचना है निर्वाचन आयोग के द्वारा कि सितंबर तक चुनाव कराने की उम्मीद है और हम भी इंतजार में हैं। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से 5 लोकसभा सीट पे प्रचंड जीत हमने हासिल करी है, निश्चित तौर पे नगर निकाय चुनाव में हम अप्रत्याशित रूप से पूरा प्रचंड जीत के साथ यहाँ पर आएंगे। क्योंकि बिल्कुल, साथ ही थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि उम्मीदवारों को लेकर मंथन अभी चल रहा है या हो गया और डेट कब से निर्धारित कर दी जाएगी? डेटों का कुछ अभी उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है, लोग आ भी रहे हैं, अपनी वहां पे भागीदारी की बात भी कर रहे हैं, अपने बायोडाटा भी दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी दिखा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें लगातार हो रही है, संगठन में आ रहे हैं पदाधिकारी और अपने नामांकन की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से चल रही है लगातार। और जहां तक तैयारियों की बात है, तो तैयारियां तो हमारी देखिए
ये सभी जानते हैं। डोभाल जी, क्यों आप नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मोड में रहती है? आज करा लो अब तो जोश से भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, हनी पाठक जी, और ये जोश नजर भी आ रहा है, दिखाई दे रहा है हनी पाठक जी, जैसे ही आपने शुरुआत की। आशीष नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष नौटियाल जी, साथ ही तैयारी का भी जिक्र किया जाएगा निकाय चुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारी और कमी किसकी आप भाप पा रहे हैं? अब तो ये तय है, हनी पाठक जी ने कहा है कि भाई सितंबर तक जो है निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। सोनी मैडम, जिस प्रकार से हनी मैडम ने बताया कि चुनाव आयोग ने लेट करा, तो मुझे लगता है हर चीज में लेट का एक प्रावधान है। अगर लेट होता है तो पेनल्टी भी लगाई जाती है, चाहे आप जीएसटी भरने में लेट करें, चाहे आप सेल टैक्स, चाहे इनकम टैक्स, कुछ भी मान लो, आप अगर किसी भी लेट करते हैं तो उसमें पेनल्टी होती है। तो चुनाव आयोग के ऊपर क्या पेनल्टी है इस चीज की कि उन्होंने आज चुनाव को 9 महीने अगर पीछे ले जा रहे हैं, जनता का जो नुकसान कर रहे हैं। और चुनाव आयोग का और काम क्या है? चुनाव आयोग का मुझे नहीं लगता चुनाव कराने के अलावा कोई और काम होता होगा। तो चुनाव आयोग को तैयारी पहले करनी चाहिए थी, और उस पर अगर पेनल्टी लगाना है तो सरकार लगाएगी, विपक्ष नहीं लगाएगा। तो सरकार को अगर लगता था तो सरकार को निश्चित उसके ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए थी कि आपने लेट क्यों किया और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, उत्तराखंड में 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जीत का दम भरती है, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, अपने नाम पर तो इनका प्रधान भी नहीं जीतता। ये मोदी जी के चलिए इसी बात से थोड़ा सा इसका जवाब ले लेते हैं। हनी पाठक जी, इसका जवाब दे दीजिए। नौटियाल जी, हवा निकल चुकी है, देश के अंदर मोदी जी की हवा निकल चुकी है। जब काउंटिंग हो रही थी तो हम मोदी जी को लड़खड़ाते हुए देख रहे थे, 80,000 वोट से नीचे आ गए, अब ऊपर चलिए किस तरह लड़खड़ा। फिलहाल समय कम है, हनी पाठक जी क्या पेनल्टी लगाई गई? क्योंकि मुझे तो ऐसी कोई पेनल्टी नजर नहीं आई। जी जल्दी से जवाब ले लेते हैं इस बात का। ऐसे एंकर महोदय, मेरे बड़े भाई को ज्यादा पता होगा क्योंकि वो ज्यादा जानकार है कि पेनल्टी निर्वाचन आयोग पे सरकार लगा सकती है। ये तो बात आज आपके डिबेट में ब्रेकिंग में चलनी चाहिए, क्योंकि इस बारे में तो नहीं है तो होना चाहिए। अभी मैंने आपकी तारीफ करी थी, अब प्लीज उस तारीफ पे खरे उतर के जाएगा मेरा भाई। सुनो, बिल्कुल, देखिए नौटियाल जी, अगर आपने कहा है तो निर्वाचन आयोग तो अब तक सरकारों पर पेनल्टी लगाता है। अब आज मुझे ये नई जानकारी प्राप्त हुई है तो इसको मैं हर जगह सर्च जरूर करूंगी अपने भाई के दिशा निर्देशों अनुसार। दूसरी बात, नौटियाल जी ने बाद में ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए। के चेहरे वाली बात है एंकर महोदय। देखिए ऐसा है, आपकी डिबेट एंकर आप थी, ध्यान नहीं है मुझे इतना, यशी शुक्ला जी थी जी। यही नौटियाल जी शायद बैठे हुए थे और मेरे बड़े भाई ने कहा था मोदी मैजिक अब नहीं चलेगा। और आज वही भाई यहाँ पर इसी डिबेट में बैठ के, सिर्फ एंकर चेंज है, बोलती हैं कि मोदी जी का चेहरा अब नहीं खिल रहा। सुनो भाई, ऐसा है, अगर सिर्फ मोदी जी, निश्चित तौर पर मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपके चैनल पर कहती हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के प्रयत्न से हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पांचों। चलिए फिलहाल समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर अब स्थिति जो है, काफी हद तक यह तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है कि सितंबर तक निकाय चुनाव संपन्न होंगे। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।